तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। लेकिन ये टॉपिक केवल एक ही टॉपिक नहीं रहेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड होने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो सब एग्जाम ओरिएंटेड होगी। और वादा करता हूं, जब आप एग्जाम मेन हॉल में जाओगे और एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगा कि इन क्लास की इंपॉर्टेंस कितनी है। इसलिए बार बार कहता हूं, आप कॉपी पेन उठाकर ही वीडियो देखें, उसके साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें और बाद में फिर हम इसका रिवीजन भी करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये हमारे जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालती हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे एग्जाम पर किस तरीके से प्रभाव डालती हैं। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्लास बाइलिंगुअल होने वाली है जैसे अभी तक होती आई है। तो सिंपल यही चीज है, पूरी वीडियो देखो, अच्छे से समझो। एक बार समझ लोगे ना तो भाई फिर जीवन भर कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ये लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड होता क्या है, ये लाइंस हैं क्या, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली अगर हम बात करें यार ये लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड लाइन होती क्या है, तो देखो, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। दैट मीन्स ये इमेजरी लाइंस हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब हमें पृथ्वी पर दिखती नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये इंसान ने ही बनाई है। ये क्यों बनाई है? क्योंकि हमारी सहूलियत के लिए, हमारी आसानी के लिए, ताकि हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान को अच्छे से क्या कर सकें, अच्छे से देख सकें, उसको वहां पर हम मैप पर उसको प्रदर्शित कर सकें। इसलिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं। भाई अगर हम बात करें, पृथ्वी कुछ इस तरीके की दिखती है ना, तो ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं इस तरीके से, कैसी, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, मतलब क्षैतिज रेखाएं होंगी। इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? इन रेखाओं को हम भौगोलिक भाषा में अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं उसको भी समझेंगे। लेकिन जिनकी सहायता से किसी भी स्थान की सटीक स्थिति ज्ञात की जा सकती है, तो जो हमारी डेफिनेशन कह रही है वो ये कह रही है कि जो सर लाइंस है ना, जो हमने पृथ्वी पर खींची हुई, ग्लोब इसी तरीके का होता है, जो पृथ्वी है हमारी ग्लोब के द्वारा तो प्रदर्शित की जाती है, तो जो ग्लोब है हमारा वो इसी तरीके का होता है। और उस ग्लोब पर आप अगर देखेंगे तो ये जो इस तरीके से लेटी हुई लाइंस हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं सर? ज्योग्राफिकल टर्म्स में अक्षांश बोल रहे हैं। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सर इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? लैटिट्यूड बोलते हैं। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात यहां पर अगर हम समझें तो देखिएगा, इस तरीके से जो वर्टिकल्स लाइन है, मतलब जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, जो वर्टिकल लाइन है या ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखाओं को भौगोलिक भाषा में जो बोला जाता है ना मेरे भाई, वो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मेरे भाई देशांतर। क्या बोलते हैं इनको? हम देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर। और इंग्लिश में बोले तो लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो एक बात हमारी क्लियर हो जाती है कि जो इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं हैं ये अक्षांश कहलाएंगी, और जो इस तरीके से ये खड़ी हुई रेखाएं हैं इनको हम देशांतर या लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। अब इन लाइंस का यूज क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लेकिन ये जान ले कि ये लाइन बनाई किस किसने थी, क्या था सिस्टम। तो देखो, अक्षांश और देशांतर की अवधारणा सबसे पहले यूनानी खगोल शास्त्री और भूगोलवेता इरेटोस्थनीज ने दी थी। कब दी थी? 276 to 194 ईसा पूर्व, या अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर बीसी बोलते हैं। ये बीसी या एडी का कॉन्सेप्ट होता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तब भी आप कोई बुक पढ़ते हो ना भाई, तब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो उस बुक में, चाहे वो स्टोरी वाली बुक हो, चाहे हिस्ट्री की बुक हो, जो नए बच्चे उनके लिए बात कर रहे हैं, तो जो ये बुक्स होती हैं इन बुक में लिखा होता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो 140 ईसा पूर्व। क्या होता है? 140 ईसा पूर्व। और इस ईसा पूर्व को ही हम इंग्लिश में बात करें तो सर बीसी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि सर एक जगह ऐसा लिखा होता है कि सर 45 ईस्वी, ईस्वी मतलब एडी,
है ना। ये होता क्या है तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो हमारा बनेगा वो पॉइंट क्या बनेगा सर, पॉइंट नंबर 1 यहां पर हमारा बन जाएगा कि सबसे पहले अर्थ पर जो ड्रॉ करी थी, सबसे पहले पृथ्वी पर जो रेखाएं बनाई थी वो किसने बनाई थी, वो सर बनाई थी इरेटोस्थेनीज ने। तो पॉइंट नंबर 1 बन जाता है यहां पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है क्लाडियस टॉलमी, जो हमारे क्लाडियस टॉलमी हैं, इन्होंने लगभग 150 ईस्वी में, कौन से ईस्वी में, 150 ईस्वी में, देखो टॉलमी ज्यादा माना जाता। और ये बुक है, कौन सी बुक है, जियोग्राफिया, ठीक है। तो जियोग्राफिया जो बुक है ये किसने लिखी है, तो देखो दूसरा पॉइंट यहां पर बन जाता है कि भाई जियोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी है, जियोग्राफिया बुक किसके द्वारा रिटन है, तो ये है क्लाडियस टॉलमी के नाम पे। तो क्लाडियस टॉलमी ने इस बुक को लिखा था और इस बुक में क्या बताया था, नक्शे बनाने की सटीक विधियां बनाई थी। और इसी विधियों में इन्होंने जो यूज किया था वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का किया था, ताकि हम किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें। और इस एग्जैक्ट लोकेशन के बेसिस पर आज जीपीएस काम कर रहा है। जीपीएस आप जानते होंगे, जीपीएस हम किसे बोलते हैं सर, जीपीएस आज हर फोन में है। और इसकी बदौलत हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मैप्स, गूगल मैप्स। आप लोग जब भी कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल मैप्स का यूज करते हैं। तो ये जो जीपीएस होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सर, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म यहां पर हो गई। लेकिन ये जो लाइंस हैं ये किस तरीके से यूज करती हैं वो हमने अभी आपको इस जगह बताया था। ये जो देखेगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरी अर्थ पर इस जगह घूम रहा है। अब इस एग्जैक्ट पर्सन की लोकेशन जानने के लिए हमें क्या पता होगा सर, हम यहां का लैटिट्यूड बताएंगे, दूसरा यहां का लॉन्गिट्यूड बताएंगे। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जरा 5 मिनट रुको, सब समझ में आएगा क्या खेल है। और आपने अगर इंडियन मैप वाली प्लेलिस्ट देखी है ना, तो उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों समझाए थे। और मुझे उम्मीद है कि आपने वहां से सीखा होगा और ये चीज फिर थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। लेकिन अभी भी हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमने छोड़ दिया, ये बीसी और एडी होता क्या है सर। तो चलिए सबसे पहले बीसी और एडी वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो बीसी और एडी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जो हमारा आज के टाइम पे ऑफिशियल कैलेंडर है, मतलब कार्यकारी कैलेंडर है, भारत का ऑफिशियल कैलेंडर या कार्यकारी कैलेंडर, कार्यकारी कैलेंडर या ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है सर, सर वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा सर, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, ये बनाया गया है ईसा मसीह के जन्म के बाद से, ठीक है। तो जो ईसा मसीह का जन्म है, जैसे मान लीजिए ये हमारी टाइमलाइन हो गई, क्या हो गई, टाइमलाइन हो गई। और इस टाइमलाइन में यहां पर क्या हो गया, यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो ये समय हो गया 0। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होगा, क्या होगा, ईसा मसीह के जन्म का जो सर बाद का समय होगा ना, जैसे 1 साल, ईसा मसीह के जन्म का 1 साल। अब या तो इसे ईसा मसीह के जन्म का समय मान लो, या फिर आप रामपाल की शादी मान लो। जैसे मान लीजिए, जैसे गांव में जो औरतें होती हैं और कोई जवान लड़का अगर बहस करने लग जाए ना, तो जो चाची होती हैं, ताई होती हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमारे सामने जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये इतना सा था, कितना, 5 साल का था। तो वो क्या कर रही हैं, वो अपनी शादी से आपकी उम्र काउंट कर रहे हैं कि मेरी शादी तब हुई थी, तब मैं इस घर में आई थी, इतना सा था, और बेटा कच्चे में घूमते थे तुम, और आज हमारे साथ आप जो है जवान लड़ा रहे हो। ऐसी ऐसी कहावतें सुनते हो ना, तो सेम वही चीज है कि यहां पर ईसा मसीह के जन्म का जितना भी पहले का समय होगा वो सब कहलाएगा सर बीसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीसी। हिंदी में बोले तो सर ईसा पूर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ईसा पूर्व कहलाएगा। और अगर दूसरी मैं बात करूं यहां पर कि सर ईसा मसीह के जन्म के बाद का जितना भी समय है, जैसे ईसा मसीह के जन्म के बाद का 1 साल, या उसके बाद 2 साल, उसके बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो ये जो समय कहलाएगा ये सर ईस्वी कहलाता है। क्या कहलाता है, ईस्वी। और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सर एडी बोलते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनी, और बीसी मतलब ये वो वाला बीसी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के
पहले का समय। तो यहां पर इतनी बात तो यार बहुत ही आसानी से समझ में आ जानी चाहिए और बहुत ही अच्छा होता है कॉन्सेप्ट समझना। तो जब आप कोई बुक पढ़ेंगे जैसे यहां पर 150 AD, अगर बच्चा यही नहीं समझ पा रहा तो फिर यार क्या ही मतलब रह जाता है किसी पढ़ाई का। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पर है। दूसरी अगर मैं बात करूं सर, ये तो क्लियर हो गया, हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है ऑफिशियल कैलेंडर। यहां पर दूसरा पॉइंट बन जाता है, मतलब सॉरी तीसरा पॉइंट बन जाता है, 2 पॉइंट तो हमने यहीं पर काउंट कर लिए थे। हमारे एग्जाम्स में किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आप ये ध्यान रखें। अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का ऑफिशियल कैलेंडर कौन सा है, तो सर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन में एक ग्रेगोरियन लिखा होगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यार अगर अगली बात की जाए तो टाइमलाइन तो आप समझ गए हैं, लेकिन हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। क्लाउडियस टॉलमी की बात कर रहे थे हम 150 AD, ठीक है, तो ये 150 AD में ज्योग्राफी है ना। अब देखो अगली बात कि इसका यूज क्या क्या है। जो हम लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड लाइंस पढ़ रहे हैं, इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस का यूज क्या है, इस्तेमाल क्या है। तो देखो, टू लोकेट एग्जैक्ट पोजीशन ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति ज्ञात करने में सहायता करता है। कौन करता है? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करते हैं। दूसरा सर, टू कैलकुलेट टाइम जोन्स, समय क्षेत्रों की गणना में उपयोगी होता है। और समय क्षेत्रों की गणना में जो उपयोगी होता है ना सर, वो होता है लॉन्गिट्यूड। क्या होता है? लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर। देशांतरों की मदद से आप क्या कर सकते हैं? देशांतरों की मदद से आप किसी भी क्षेत्र का क्या कर सकते हैं? समय का पता लगा सकते हैं कि उस देश में इस समय कौन सा समय चल रहा होगा। मतलब सूरज जो है वो एक ही है और पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है, जिसको हम घूर्णन गति कहते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? टू डिटरमाइन क्लाइमेट जोन, मतलब जलवायु क्षेत्र, जैसे टोरिड गर्म क्षेत्र, टेम्परेट शीतोष्ण, फ्रिजिड ठंडा क्षेत्र, ठीक है। ये जो हम किसी भी क्षेत्र की जलवायु मतलब क्लाइमेट को हम पता लगा सकते हैं, वो किन के बेसिस पर पता लगाते हैं और कौन ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है, तो सर वो होता है हमारे लिए अक्षांश। क्या होता है? अक्षांश, मतलब लैटिट्यूड। क्या होता है सर? लैटिट्यूड। पढ़ो ऐसा जो समझ में भी आए, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट बात ये बता दे रहे हैं आपको, पढ़ो ऐसा जो समझ में भी आए। बेटा रटोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीएस इतना बड़ा है कि जहां आप रटकर एग्जाम नहीं निकाल सकते, और यही सबसे बड़ा कारण है जो बच्चों के आज के समय में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे ये कहते हैं कि सर ज्योग्राफी से तो 3 ही क्वेश्चन है। अरे भाई, ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आए, लेकिन जो ऐसे ऐसे पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर भी, सर आप ज्योग्राफी में काउंट कर लो, हिस्ट्री में काउंट कर लो। इंपॉर्टेंट बात यह है एग्जाम्स में क्या आएगा। भाई जीएस एक बहुत बड़े समुद्र है, और इस समुद्र में से जो आपके एग्जाम में मछलियां आएंगी, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे 25 हो 50 हो, उन मछलियों में से कितनी मछलियां आपके लिए टीचर पकड़कर लेकर आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर हमें पता चल गया, अक्षांश हमें हेल्प करता है किसके लिए? जलवायु क्षेत्रों को पता करने में। टू असिस्ट इन एयर एंड सी नेविगेशन, मतलब वायु और समुद्री नेविगेशन में दिशा ज्ञात करने में सहायक होता है। अब दिशा ज्ञात करने में सहायक होता है, मैंने आपको जब इंडियन मैप पढ़ाया था तो इंडियन मैप में मैंने आपको बताया था कि जो पानी है, पानी या समुद्र है ना, तो समुद्र में जो दूरी मापते हैं, क्या तो करते हैं? दूरी नापते हैं, वो किस इकाई में मापते हैं? किस इकाई में नापते हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग कि समुद्री दूरी किस इकाई में मापी जाती है, किस यूनिट में नापी जाती है। टू प्रिपेयर एक्यूरेट मैप्स एंड ग्लोब्स, मतलब सटीक नक्शे और ग्लोब बनाने में सहायता करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। दूसरा, यूज्ड इन जीपीएस एंड सैटेलाइट मैपिंग, तो जीपीएस और सैटेलाइट प्रणाली में भी यूज होता है। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, उस लड़ाई में जो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे थे, हम उनके ड्रोन मार दे रहे थे, वो किसके बेसिस पर? वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर ही तो उनकी लोकेशन पता की जा रही है कि इस समय इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के एरिया में है और आप इसको अटैक कर दीजिए। मिसाइल भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत ज़्यादा यूज आते हैं हमारे एग्जाम्स में। अब सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि सर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाए कैसे गए हैं और इनको बनाया कैसे जाए। तो थोड़ा सा जरा हम एक काम करते हैं कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कैसे किए, क्या इसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट है या ऐसे ही बना दिए, रटने पड़ेंगे? सर रटा नहीं जाता कुछ भी, ये सब चीजें साइंटिफिक हैं। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम
अपने बचपन की तरफ जाएंगे जहां हमने पढ़ी थी ज्योमेट्री। क्या पढ़ी थी सर? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आपने सर एक चीज सीखी होगी कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं सर। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? ये 45 डिग्री का हो गया यहां पर 45। सर 180 डिग्री का कैसे बनाते हैं सर? इस तरीके से बनाते हैं। और आपसे बचपन में एक और बात बताई होगी आपके टीचर ने। क्या बात बताई होगी? कि सर जो पूरा सर्कल होता है ना, ये कितने डिग्री का होता है सर? पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, एक गोला होता है। तो इस गोले को समझने के लिए अब ऐसे ही हमारा ग्लोब है भाई, ग्लोब भी तो हमने ऐसे ही बनाया हुआ है। तो जो हमारा पूरा ग्लोब है इसे मैं 360 डिग्री का कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? अरे सर बिल्कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 360 डिग्री का बिल्कुल कह सकते हैं। तो जब 360 डिग्री का हम इसको कह सकते हैं तो एक बात हम यहां पर समझेंगे कि देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर ऐसी लेटी हुई रेखाओं को क्या कहते हैं? तो जो ये इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं हैं पृथ्वी के एकदम बीचों बीच, क्या? पृथ्वी के एकदम बीचों बीच। तो पूरा सर्कल होता है सर 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। लेकिन सर मैंने पूरा सर्कल क्या कर दिया? मैंने तो ये पूरा सर्कल कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब दैट मींस कहने की बात यह है कि 180 डिग्री का एंगल होगा ना ये ऊपर वाला, और नीचे वाला भी 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस लाइन ने, ये जो लाइन है, इस लाइन ने यहां पर समझा रहा हूं इस वाले सर्कल में, ठीक है, इस लाइन ने इस गोले को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये दो पार्ट में डिवाइड करके क्या हो जाएगा? दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद सर हम जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, इसको बोलेंगे सर हम उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे सर? उत्तरी गोलार्ध, मतलब नदन हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदन हेमिस्फीयर ये हो गया और सदर्न हेमिस्फीयर ये हो गया। उत्तरी गोलार्ध ये हो गया और दक्षिणी गोलार्ध ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर बात समझ में आ गई। नदन हेमिस्फीयर ऊपर वाला, सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला है। तो हम जानते ही हैं यार, जब हमने साइड पढ़ी थी, दिशाएं पढ़ी थी मैप में, तो हमेशा जब भी नॉर्थ साइड कौन सी होगी? नॉर्थ साइड हमेशा ऊपर वाली होगी, साउथ उसकी ऑपोजिट वाली, राइट साइड वाली ईस्ट और लेफ्ट साइड वाली वेस्ट। इतना तो हमने जान लिया था मैप पढ़ते हुए। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल सा एक काम करेंगे। जो ये हमारा गोला है, इस गोले को जरा अच्छे से एक बार समझ लेंगे। तो सर ये जो जीरो वाली लाइन है ना, ये वाली जीरो वाली लाइन, ये बिल्कुल बीचों बीच जो पृथ्वी को बीचों बीच काटती है, इस रेखा का नाम है, इस अक्षांश का नाम है। लेकिन ये अक्षांश टोटल हैं कितने? सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे ये हो गया हमारा 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री, क्योंकि जो गोले के बिल्कुल बीचों बीच है इसे हम 0 डिग्री कह सकते हैं। अब क्या है, जो भी हमने, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये है, ठीक है, बचपन में कहते थे इसे चांदा, है ना। तो जो हमारा चांदा है, ये आप देख रहे होंगे ना, ये किस तरीके से एंगल है इसमें। तो जो एंगल है यहां से शुरू होता है, ये 1 से लेकर 10, यहां से 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिग्री है ना। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी ये 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से इसे यहां लेकर जाएंगे तो 180 डिग्री, और अंदर की तरफ से लेकर आएंगे तो भी 180 डिग्री, यहां पर आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से जो हमारी अर्थ है, इस पर जो अक्षांश हैं ये भी ऐसे ही बनाए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी एक चीज है, 1 डिग्री यहां पर और 1 डिग्री यहां पर। मैंने 1 डिग्री एंगल यहां पर बनाया अंदर की तरफ से, और 1 डिग्री एंगल बनाया यहां पर बाहर की तरफ से। जैसे अभी ये दिखाया था ना। तो यहां पर ये वाला 1 डिग्री मैंने यहां बनाया इस तरीके से, और यहां पर ये 1 डिग्री क्या बना दिया? यहां पर 1 डिग्री बनाया यहां से इस तरफ से। और जो 1 डिग्री आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको मिटा दूं तो जो 1 डिग्री आप देख रहे हैं इसको मैं आपस में मिला दूंगा। क्या कर दूंगा सर? मिला दूंगा। और मैंने आपको क्या बताया था?
इस लाइन ने, जो बीच बीच वाली लाइन है, 0 डिग्री वाली लाइन, इस 0 डिग्री वाली लाइन ने इस गोले को दो पार्ट में डिवाइड किया था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अब जो ये 1 डिग्री, इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री अक्षांश। क्या बोलेंगे सर इसको हम? 1 डिग्री अक्षांश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री अक्षांश या 1 डिग्री लैटिट्यूड। लेकिन क्या हम इसे 1 डिग्री लैटिट्यूड ही कहेंगे? क्योंकि अगर हम इसे 1 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं तो सेम काम अगर हम नीचे भी बना दें 1 डिग्री का एंगल, और यहां पर भी बना दें 1 डिग्री का एंगल, इसे अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, तो ये जो है ये 1 डिग्री का एंगल यहां पर जो बना है ये वाला, इसे भी हम 1 डिग्री लैटिट्यूड ही बोलेंगे, 1 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? हम इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए इसे बोलेंगे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, और यहां पर क्या बोलेंगे? नीचे वाले को क्या बोलेंगे भाई? नीचे वाले को भी सेम 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 1 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, या 1 डिग्री दक्षिणी, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या बोलेंगे सर? 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसी तरीके से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते हुए 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैं 180 डिग्री को, यहां पर समझो ये 180 डिग्री वाला एंगल है ऊपर, तो 180 डिग्री को अगर मैं बीच से डिवाइड कर दूं तो कितने का? 90 के 2 एंगल बनेंगे, 90 का इधर और 90 का इधर, 90 डिग्री के 2 कोण बन जाएंगे। अब जो है 90 डिग्री के 2 कोण हैं, अगर मैं जो दो आपस में मिलाता जा रहा हूं, जैसे यहां पर मैं जाऊंगा तो ये पूरा 90 डिग्री का एंगल ये वाला हो गया है ना, तो 89 तक लेकर आऊंगा और 89 तक लेकर आऊंगा। भाई अगर मैं बात करूं कि यहां पर मैं इसे 89 डिग्री तक ही तो ले जा सकता हूं, इसे भी 89 डिग्री से लेकर आ सकता हूं, 90 पे जाके तो दोनों एक हो जाएंगे ये वाले, जो यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री, जैसे 1 डिग्री इधर तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4, फिर 5, इसी तरीके से मैं इधर लेकर जाऊंगा 4 5 करता हुआ, है ना। क्या है, 90 पर जाकर तो एक हो जाएंगे, और जब 90 पर जाकर ये एक हो जाएंगे तो फिर वहां तो मैं लाइन ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा ना, वहां पर तो एक बिंदु ही हो जाएगा। तो ये जितनी भी हैं इन सबको मैं बोल रहा हूं अक्षांशीय रेखाएं। क्या बोल रहा हूं? अक्षांशीय रेखाएं। क्या बोल रहा हूं सर? अक्षांशीय रेखाएं। लेकिन यहां पर जब ये 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएगा, 90 डिग्री के कोण पर आ जाएगा, तो वहां पर मैं इसे क्या बोलूंगा? वहां पर मैं इसे केवल बोलूंगा अक्षांश। क्या बोलूंगा? अक्षांश। और यहां से ही क्वेश्चन बनता है, और एग्जामिनर हमसे एग्जाम में मजे लेता है। क्या मजे लेता है? हमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स के कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो अगर अक्षांशों की संख्या की बात की जाएगी तो 0 डिग्री लाइन तो यहां पर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है यहां पर है, और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये भी एक अक्षांश है, तो एक अक्षांश तो ये हो गया। और सर 90 डिग्री, 90 ऊपर और 90 ही नीचे, 90 एंगल, तो 90 एंगल तो 90 90 कितना हो गया? 180, और टोटल हो गया 181। कान खोल के गौर से सुनिएगा कि मैंने कहा कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। कुल अक्षांशों की संख्या मतलब नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। अगर नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स की बात की जा रही है तो सर आंसर होने वाला है अपना 181। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ टोटल लैटिट्यूड लाइंस मतलब कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अगर आपसे रेखाओं की बात की जाए तो रेखा तो उसे ही कहेंगे ना। हम बचपन में जब हमें एबीसीडी बनाने को दी जाती थी तो हम इस तरीके से एबीसीडी बनाते थे ना, तो क्या जो दो बिंदुओं को आपस में मिला दे उसे हम लाइन कहते थे। तो इसी तरीके से यहां पर 89 और 89, भाई ऐसे ही 88 है ना, तो 88 और इधर 88, इधर 89, तो ये आपस में लाइन बन सकती है, ये आपस में लाइन बन सकती है। लेकिन यहां पर तो जाकर एक बिंदु ही बच जाएगा, नीचे भी इसी तरीके से एक बिंदु बच जाएगा। तो जो ये बिंदु बच जाएंगे इन दो बिंदुओं को माइनस कर देना, क्योंकि ये लाइन नहीं है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कि कुल अक्षांशीय रेखाएं कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं, तो कुल अक्षांशीय रेखाएं हो जाएंगी 179, क्योंकि 181 में से
181 में से हम 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी बिंदु है और ये भी बिंदु, लेकिन अक्षांश तो कहलाएगा, क्योंकि अक्षांशीय रेखाओं का काम क्या है? मौसम और ऋतुओं का बताना। ठीक है, तो जो मौसम और ऋतुओं को प्रदर्शित करता है, तो अक्षांश में तो हम इसको काउंट करेंगे, लेकिन लाइंस में काउंट नहीं कर सकते। तो टोटल लाइंस कितनी है? टोटल लैटिट्यूड लाइंस हो जाएंगी 179। कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या हो जाएगी सर 179, लेकिन कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181, क्योंकि दोनों बिंदु अक्षांश तो हैं लेकिन अक्षांशीय रेखाएं नहीं है। तो यहां पर इतनी बात तो समझ में आ गई। अक्षांश कैसे बनाए जाते हैं, अभी पहले अक्षांशों को समझ लेते हैं, फिर देशांतरों को भी समझेंगे। भाई इसी तरीके से इन दो बिंदुओं को मिलाकर आपस में जो रेखाएं बन जाएंगी, ये देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, देशांतरीय रेखाएं हो जाएंगी ये सारी, है ना। उसके बाद क्या होता है, देखो समझो, जैसे मान लीजिए अभी चोर भाग रहा है, कोई क्या कर रहा है? चोर भाग रहा है। तो हमें जैसे ये 1 डिग्री, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड में भी होगा। लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसने इस सर्कल को, जैसे मान लीजिए यहां पर समझाता हूं छोटा सर्कल बनाकर, ये लैटिट्यूड वाली थी, इसने 2 पार्ट में बांटा, नदन हेमिस्फीयर, सदन हेमिस्फीयर। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है लॉन्गिट्यूड वाली, ये भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, ईस्टर्न सर्कल, वेस्टर्न सर्कल, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इसी तरीके से जो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और जैसे ही कोई चोर भागता है, जैसे मान लीजिए पुलिस किसी चोर का पीछा कर रही है, अब पुलिस किसी चोर का पीछा कर रही है, तो उसका पीछा करते हुए क्या करेगी भाई? पुलिस अपने हेडक्वार्टर, जो ऊपर जो उनके पास एक वॉकी टॉकी होता है ना, उस पर कमांड आती रहती है कि चोर इस समय जो है आपके बिजनौर में है ना। तो क्या है, इसी तरीके से आप उसकी लोकेशन लेते रहेंगे। तो ये जो हमारी लोकेशन है ना भाई, इस लोकेशन को फॉलो करेंगे पुलिस ऑफिसर। तो जो हमारे जो जीपीएस जो चोर के पास है, जीपीएस की मदद से अगर हम किसी चोर को ट्रैक कर रहे हैं, तो उसकी लोकेशन का पता चलता रहेगा, पुलिस उसका पीछा करती रहेगी और पुलिस बताती रहेगी 5 डिग्री लैटिट्यूड, 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है और जी 4 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है। ठीक है, मतलब पूर्वी देशांतर पर है। तो 4 डिग्री पूर्वी देशांतर और 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर वो व्यक्ति खड़ा है। तो यहां पर हम समझ सकते हैं। अब देखो सिंपल सी एक चीज है, जैसे मान लीजिए अब किसी देश की बात करते हैं, किसी शहर की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया ही है। अब अगर कोई इंडिया से, मान लीजिए इंडिया से कोई रामलाल नाम का व्यक्ति किसी ऐसे देश में चला गया जहां उसका किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो भारत को न जानता हो। अब अगर उससे पूछता है कि व्हाट इज योर कंट्री, तो अब हमारा रामलाल क्या जवाब देगा? मैं भारत से हूं, मेरा भारत महान। ठीक है, अब क्या करे, जब वो भारत को जानता नहीं तो कहता वेयर इज भारत। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब वो क्या कह सकता है? ज्यादा ज्यादा ये कह सकता है कि भाई जब गांव में हम किसी का पता पूछते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, तो वो कह सकते हैं कि श्यामलाल के घर के बगल में रामलाल का घर है, लेकिन हमारा जो रामलाल है वो तो इस समय बता नहीं सकता। तो क्या कह सकता है ज्यादा ज्यादा? हमारी जो नेबर कंट्री है वो चाइना है, वो कहेगा चाइना के किधर है। तो अगर आपको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है पृथ्वी पर, तो आप कैसे बताएंगे? सर उसका सिंपल सा एक तरीका है, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए एक सिंपल सा तरीका। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा भारत है, इस जगह पर, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं ना। तो यहां पर हमारा भारत है, तो इंडिया के सबसे नीचे वाला लैटिट्यूड और सबसे ऊपर वाला लैटिट्यूड काउंट कर लेंगे। देखो इस तरीके से, जैसे मैंने मैप में बताया था। अब इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से, मतलब उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। मिनट क्या है ये सर? मिनट क्या है ये? मिनट होता है डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इसी तरीके से डिनोट करते आए हैं बचपन से। 1 डिग्री में, और 1 डिग्री छोटी वाली इकाई क्या होती है? 1 डिग्री छोटी वाली इकाई होती है मिनट, और मिनट से भी छोटी होती है सेकंड। तो इनके बेसिस पर हम किसी भी क्षेत्र की, जैसे अब ये हो गया हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया का, भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे सर? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड भी देखेंगे। तो यहां से इस जगह से लेकर और इस जगह तक, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर मतलब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, टू 97 डिग्री 6 मिनट, सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है,
68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ। तो इसके बदौलत आप उस व्यक्ति को जो विदेश में बैठा था, आप उसे समझा सकते हैं कि अगर तुम ज्योग्राफी जानते हो ना, तो मेरा देश इस क्षेत्र के बीच में पड़ता है, इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में पड़ता है। यहां तक बात क्लियर हो गई भाई। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मतलब समझ में आ गया। क्या होता है भाई, देश की लोकेशन बता सकते हैं, इनकी मदद से हम कहीं का क्लाइमेट पता कर सकते हैं। दूसरी चीज, इनकी मदद से हम आजकल वायुयान उड़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फ्लाइट है, वो इंडिया के न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती है और यहाँ पर लंदन तक आती है, तो वो क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल बेसिस पर जाएगी कि भाई मैं इतने लैटिट्यूड पर और इतने लॉन्गिट्यूड पर उड़ रहा हूँ और इस तरीके से मेरी जो फ्लाइट है वो यहाँ से फ्लाई हुई है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बात अगर खत्म हो गई है तो हम एक और चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कुछ मेन लैटिट्यूड्स हैं जो अभी हम क्लाइमेट की मदद से हमारे लिए यूज होते हैं, वो मेन लैटिट्यूड्स हैं जो क्लाइमेट में हेल्प करते हैं हमें क्लाइमेट को समझने के लिए। तो उन लैटिट्यूड्स को समझते हैं जो क्लाइमेट समझने के लिए काम आते हैं। जैसे अभी हमने सब समझ लिया कि लैटिट्यूड बनते कैसे हैं, अब हम समझेंगे मेरे भाई कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो लैटिट्यूड है ना हमारे, ये कुछ फेमस लैटिट्यूड है हमारी अर्थ पर। तो देखो, सबसे पहले जो बीच वाला था ये 0 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये तो आप जानते हैं ना, लेटी हुई रेखाओं को अक्षांश बोलते हैं। अब सीधा नाम बताऊंगा। तो 0 डिग्री अक्षांश, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है या 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इस 0 डिग्री लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं ना भाई, तो इसका नाम है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या हम इसको बोलते हैं विषुवतीय रेखा, या तो हम इसको भूमध्य रेखा बोलेंगे या विषुवतीय रेखा बोलेंगे। भाई 0 डिग्री लैटिट्यूड को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को किस नाम से जाना जाता है? तो सर 0 डिग्री लैटिट्यूड को जाना जाता है भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा के नाम से। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लैटिट्यूड को भाई इक्वेटर बोलेंगे। उसके बाद में अगर अगली बात करूं कि यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको अगर मैं साधारण भाषा में लिखूं तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर भी 23.5 डिग्री कर दूंगा, 23.5 डिग्री। लेकिन ये क्या है सर, ये नॉर्थ लैटिट्यूड था और ये क्या हो जाएगा, ये साउथ लैटिट्यूड हो जाएगा, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है, 0 डिग्री के नीचे है। कहां है? 0 डिग्री के नीचे है, तो कहां होगा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो देखो, इसको सिंपल सी भाषा में बोलते हैं मेरे भाई, जो इसका नाम है ना वो सिंपल सा है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और हिंदी वालों के लिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? सर कर्क रेखा कहा जाता है। और सर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाएगा? सर मकर रेखा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मकर रेखा बोला जाएगा। अब अगर मैं दूसरी बात करूं कि सर इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला जाता है सर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखो, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आर कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भाई इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छे से इसी तरीके की फिगर आपको अपनी कॉपी पे बना लेनी है, और देखिएगा इस छोटे से गोले से हमारे कितने क्वेश्चंस हैं जो हम रटते फिरते हैं, और बहुत ही इजी हैं, बहुत ही प्यार से सीख जाओगे अगर अच्छे से समझ गए तो। क्लियर। अगली बात यहां पर दूसरी चीज क्या है सर, यहां पर अगर मैं बात करूं, इस जगह पर मैं अगर बात करूं तो 66.5 डिग्री, कौन सा डिग्री? 66.5 डिग्री। यहां पर भी इसी तरीके से 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री वही 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहां पर भी 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। भाई 66 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसको जो ऊपर वाली लाइन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्कटिक वृत्त।
आर्कटिक व्रत इसको बोलते हैं। आर्कटिक सर्कल बोल लो या आर्कटिक लाइन बोल लो। और ये जो है सर इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक व्रत। ठीक, सर्कल। ठीक है, दूसरी चीज ये जो आ गया, ये दो बिंदु, वही दो बिंदु जिन्हें हमने लाइंस में काउंट नहीं किया था। तो ये जो दो बिंदु हैं इनको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और इसको हम बोलेंगे साउथ पोल। क्या बोलेंगे? साउथ पोल। और साउथ पोल को मेरे भाई हिंदी में बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चुंबक वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था इंडियन मैप की क्लास में कि दक्षिण की तरफ पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए, वही वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगर अगली बात की जाए, यहां पर इन लाइंस का नाम तो हमें पता चल गया, और ये लाइंस के नाम जब हमारे एग्जाम्स में आए, अगर आ गए तो इतना इजी क्वेश्चन अगर कोई बच्चा छोड़कर आ रहा है तो समझ लेना वो एग्जाम में बहुत सारे बच्चों से पीछे रह गया। और आज के मॉडर्न डे एग्जाम्स में हर कोई बच्चा 1 नंबर से, 2 नंबर से, 0.25 से, 0.50 से रह जाता है। और यह बात ध्यान रखिएगा, हर कोई बच्चा 2 नंबर से रहता है, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर्स में बच्चे एग्जाम्स में दे रहे हैं कि हर बच्चा 1-2 नंबर से रहना है, उससे ज्यादा कोई बात नहीं, क्योंकि वहीं इतने सब करते हैं। अगर आपको बेस्ट बनना है तो ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो आप करके आते हैं एग्जाम्स में, इनको करना छोड़ना पड़ेगा। ये एक क्वेश्चन के बेसिस पर ही आप एग्जाम के मेरिट में होंगे। क्योंकि आप सोच लीजिए, हर वो बच्चा जो एग्जाम की ठीक से प्रिपरेशन कर भी नहीं रहा ना, जो ठीक से नहीं पढ़ रहा, वो भी जाकर यहां पर इन क्वेश्चंस को करके आएगा, क्योंकि वो हमारे वीडियो देखकर जाएगा। तो सिंपल सी एक चीज है, आपने भी देखिए याद रखनी है, हर छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ये तो बार बार गुनगुनाते रहा करो, जैसे गाने गाते हैं ना, ऐसे ही गुनगुनाते रहा करो, याद रहेंगी। अब दूसरी चीज क्या है भाई, क्लाइमेट एक बार बताओ। हमारी पृथ्वी पर अगर कोई बच्चा कहे कि सर जो हमारी अर्थ है इस पर हीट कहां से आती है, इस पर गर्मी कहां से आती है? भाई पृथ्वी पर गर्मी तो तब होगी तब सूरज की किरणें पड़े, और सूरज की जब सीधी किरणें पड़ती हैं, सूरज की जब सीधी किरणें पड़ती हैं तो ये वही वाला क्षेत्र है जो ये लाइंस हैं, देखो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो क्षेत्र होता है वो सूरज की सीधी किरणों वाला क्षेत्र होता है। कैसा होता है? सूरज की सीधी किरणों वाला क्षेत्र। इस कॉन्सेप्ट में हम शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इतना समझेंगे कि सूरज की एक तो मम्मी है, सन की एक तो मम्मी है, 2 सन की वाइफ है, ये वाइफ हो गई, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, ये हो गई, क्या हो गई? वाइफ हो गई। और सूरज की 2 ही गर्लफ्रेंड है, कौन सी है? 2 ही गर्लफ्रेंड है, तो ये हो गई सन की जीएफ, ये भी सन की जीएफ हो गई। ठीक है, और ये हो गए बचपन का प्यार, यहां सूरज बहुत कम कम जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, समझते हैं। देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि सन की डायरेक्ट किरणें सूरज की सीधी रेखा कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं, सन की डायरेक्ट रेज कर्क रेखा पर कब पड़ेंगी, तो आप सर बोल दीजिएगा 21 जून। और अगर आपसे कोई पूछे कि नदन हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो सूरज की जब सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेंगी, देखो सीधी किरणें, लंबवत जो रेखा सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो यहां तक पड़ती हैं, इसके ऊपर वाले क्षेत्र में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। तो जो ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है वो यहां तक का होता है, ये हमारे इंडिया से भी पास होती है कर्क रेखा। और मैप में मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से पास होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कर्क रेखा इंडिया के कितने स्टेट से पास होती है, और वेस्टर्न तरफ से इंडिया में किस स्टेट में एंटर करेगी, ईस्ट तरफ से इंडिया में किस स्टेट में सबसे पहले एंटर करेगी, मतलब पूरब की तरफ से भारत में सबसे पहले किस राज्य में एंटर करेगी, और पश्चिम की तरफ से भारत में सबसे पहले किस राज्य में एंटर करेगी। देखो
कर्क रेखा पर सूरज की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो 21 जून को पड़ती हैं। मकर रेखा पर जो सूरज की सीधे किरणें पड़ती हैं सर 22 दिसंबर को पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को पड़ती हैं। अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, अभी की बात बताऊं, क्या महीना चल रहा है? नवंबर चल रहा है ना भाई। अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, T20 है ना। T20 का कैप्टन कौन है इंडिया का? सूर्य कुमार यादव। इंडिया ने सबसे पहली बार T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? ये स्टैटिक्स वाली बात है, टॉपिक से अलग, कॉपी के पीछे 4 पेज 5 पेज बना लो, जब जब जो पूछने का मन करेगा भाई वो पूछेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्या है? जीएस, जहां पर सब कुछ आता है। तो इंडिया ने सबसे पहली बार T20 वर्ल्ड कप कब जीता था भाई? 2007 में जीता था। और कौन कैप्टन था उस समय इंडिया का भाई? उस समय इंडिया के कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी के फैन जो हैं एकदम खुश हो जाएंगे इस वाली बात पे, मैं खुद महेंद्र सिंह धोनी का फैन हूं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो सर इक्वेटर पर सूरज की किरणें लंबवत कब पड़ती हैं, सीधी कब पड़ती हैं? अरे सर 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है। ठीक है, सूरज की सीधी किरणें, मतलब समझ रहे हो ना, सूरज की सीधी किरणें। ठीक है, तो अब आपसे एक बात पूछी जाएगी, सूरज कितने हैं? एक ही है ना। सन कितने हैं? एक ही हैं। तो जब सूरज एक है मेरे भाई, आप एक बात बताओ, उसकी सीधी किरणें एक ही जगह तो पड़ सकती हैं। तो अब जब दिसंबर का महीना आ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा कि वहां पर समर की स्टार्टिंग हो रही है। किसकी स्टार्टिंग हो रही है? समर की स्टार्टिंग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में समर की स्टार्टिंग हो रही है। तो जब ऑस्ट्रेलिया में समर की स्टार्टिंग हो रही है, दैट मींस कि सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ने वाली हैं। और 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया देश से होकर गुजरती है, तो मतलब 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सबसे गर्म दिन होने वाला है। बात समझ में आई? दूसरी चीज आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस किस मौसम में आता है? तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस किस मौसम में आता है? क्रिसमस होता है 25 दिसंबर, जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, है ना। तो 25 दिसंबर को क्या, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है। और क्रिसमस डे जो है ऑस्ट्रेलिया में किस सीजन में आता है, किस मौसम में आता है? तो सर समर में आता है। कब आता है? समर में आता है। गर्मियों के दिनों में क्या है? क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में आता है। इस तरीके का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम, अगर इस मैप को अच्छे से समझ गए तो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो हर कोई बच्चा कर लेगा। इसमें बचा क्या है? इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, देखो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी जो हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, देखो क्या है। तेरी उंगली पकड़ के चला, कहां है, कहां है हमारी मां? ये है सूरज की मम्मी, क्या है? मां। ठीक है, तो सूरज जो है साल भर में, याद रखेंगे, सूरज साल भर में अपनी मां से 2 बार मिलता है। और सूरज ने गलती से, भाई इस बात को किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल बच्चों को समझाने के लिए बात बताई जा रही है। कहीं कोई धार्मिक बच्चा मेरे पीछे पड़ जाए, ना ना ना, ऐसी गलती मत करना, ये केवल समझाने की बात है। तो सूरज जो है, सूरज की एक मां है, और वो मां कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम है इसका? इक्वेटर। तो सूरज की एक मां है इक्वेटर, और इसकी 2 बीवियां हैं, एक कौन सी? कर्क रेखा, दूसरी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो अब क्या है, सूरज जो है एक बार साल में मिलता है अपनी एक बीवी से, और उसकी तरफ जाता है, फिर उससे मिलकर वापस आता है अपनी, कहां? मां के पास, और फिर जाता है अपनी दूसरी वाली बीवी के पास। तो सबसे पहले एक बात समझो, सूरज जो है अभी कहां? 22 दिसंबर आने वाला है ना, तो 22 दिसंबर को सूरज अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा वाली बीवी के पास जाने वाला है। कहां जाने वाला है? मकर रेखा वाली बीवी के पास जाने वाला है। और जब 22 दिसंबर के बाद सूरज अपनी मकर रेखा वाली वाइफ से मिलकर वापस लौटेगा तो कहां आएगा? सबसे पहले अपनी मां से मिलने के, मां कैसी हो आप, है ना, तेरी उंगली पकड़ के चला है, ममता के आंचल में भी पला। तो ये जो 0 डिग्री लाइन है इक्वेटर, सूरज की किरणें यहीं से होती हुई जाएंगी, सीधी वाली, सीधी किरणें जो होती हैं, और यहां पर कब पहुंचेंगी? तो 21 मार्च को पहुंचेंगी। कब पहुंचेंगी? 21 मार्च को पहुंचेंगी। अब जरा एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हों और दोनों अलग अलग रहती हों, तो सोचो अगर वो पति अपनी एक पत्नी से मिलने गया हो तो दूसरी वाली पत्नी कैसी होगी? सुखी होगी कि दुखी होगी? उसकी याद में रो रही होगी। लेकिन ये बात पुराने जमाने की है, अब नहीं रो रही हो, अब तो
बहुत बहुत कुछ हिसाब चल रहा है जो भी। तो क्या है, उसकी दूसरी पत्नी कौन है, कर्क रेखा। अब 22 दिसंबर को जब सूरज कहाँ होगा, मकर रेखा के पास होगा, तो मकर रेखा तो गाने गाएगी, मेरा जाने बाहर आ गया, मैं तो खिल के गुलाब हो गई, है ना। लेकिन जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा तो हमारे इंडिया से ही गुजरती है यार, ये तो सिंपल सी एक चीज है, हमारे इंडिया का क्लाइमेट मतलब कर्क रेखा का क्लाइमेट है ना। तो एक बार बताओ, जो ये बेचारी सिस्टी हुई बैठी रहेगी कि हाय चला गया, पता नहीं क्या ही करेगा, पता नहीं क्या ही हो रहा होगा, पता नहीं मेरी चुगली चल रही होगी, पता नहीं क्या, तो कर्क रेखा कैसी होगी, सिस्टी हुई होगी। तो जब सिस्टी हुई होगी इसका मतलब यहां पर सर्दियां होंगी। कैसी होंगी भाई, यहां पर सर्दियां होंगी। कर्क रेखा में क्या होंगी, सर्दियां होंगी। मकर रेखा पर क्या होगा, अरे सर गर्मी होगी, सूरज बाबू आए हैं तो गर्मी तो बनती है ना, है कि नहीं भाई। जब सूरज अपनी बीवी से मिलने गया है तो गर्मी तो बनती है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। तो मकर रेखा पर क्या होती है सर, गर्मी होती है। और कर्क रेखा पर 22 दिसंबर के समय क्या होता है, अरे सर सर्दी होती है, हम तो इंडिया में रहते हैं, इतना तो हम जानते ही है ना। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस 22 दिसंबर के बाद सूरज क्या करेगा, मकर से कहेगा कि अब मेरा जाने का समय आ गया है मकर, मतलब कैप्रिकॉर्न, अब मुझे जाना होगा, मुझे मां की याद सता रही है। और सूरज यहां के बाद कहां पहुंचेगा, अपनी मां के पास पहुंचेगा। और मां के पास कब पहुंच जाएगा, 21 सितंबर को पहुंच जाएगा। और 21 तारीख का वो दिन है जब 21 मार्च में सूरज अपनी मां से मिलता है। तो दोनों बीवियों को संतोष होता है, क्योंकि जब दो बीवियां हो तो मां से मिलने का दुख नहीं है, सौतन से मिलने का दुख है। क्या, यहां पर सूरज जब अपनी मां के पास होगा तो चलो कोई बात नहीं, लाड प्यार कर रही होगी मां, क्या ही कर रही होगी, तो दोनों खुश रहती हैं बराबर बराबर, कहते चलो अपनी मां के पास ही है, कोई दिक्कत नहीं। 21 मार्च को नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात बराबर होंगे। याद रखी जाएगी कि भाई उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होंगे, सर 21 मार्च को बराबर होने वाले हैं। कब होने वाले हैं, 21 मार्च को। नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में डे एंड नाइट कब बराबर होंगे सर, अरे सर बराबर होंगे 21 मार्च को, क्योंकि उस समय सूरज होगा अपनी वाइफ के पास, सॉरी अपनी मां के पास 21 मार्च को। लेकिन 22 दिसंबर की बात की जा रही थी सर अभी। 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा सर, सबसे बड़ा दिन होगा। कौन सी तारीख को, 22 दिसंबर को। कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए सर, दक्षिणी गोलार्ध में कब, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा सर, 22 दिसंबर को होने वाला है। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं कि जब सूरज गया अपनी मां के पास तो दिन और रात बराबर, तो दोनों बीवियां खुश हैं इस समय, कोई दिक्कत नहीं, दोनों संतोषजनक है, ना तो खुश ना दुखी, तो दोनों दिन और रात बराबर। तो दोनों हेमिस्फीयर में मौसम एक जैसा होगा, ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा सर्दी। यहां पर 22 दिसंबर को सबसे ज्यादा गर्मी होगी, और गर्मियों के दिनों में दिन कैसा होता है, बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा दिन सदर्न हेमिस्फीयर में कब होगा सर, 22 दिसंबर को होगा। 21 मार्च के दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि, टाइम, जो डे की ड्यूरेशन है वो इक्विवेलेंट होगी। उसके बाद अगर अगली बात की जाए कि सर नदर्न हेमिस्फीयर में अब जैसे ही सूरज 21 मार्च के बाद अपनी मकर रेखा वाली वाइफ के पास आएगा, कहां आएगा, मकर रेखा वाली वाइफ के पास आएगा। इस वाली जो ये सॉरी कर्क रेखा, जैसे ही सूरज अपनी मां के बाद कर्क रेखा की तरफ जाएगा, कहां जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे मकर रेखा की टेंशन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, मकर रेखा की टेंशन बढ़ जाएगी। ये कहेगी हाय जा रहा है कहां, सौतन के पास, तो सौतन के पास जाएगा, कर्क रेखा के पास जाएगा, तो कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा सूरज 21 जून को। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। अब क्या है, 21 मार्च के दिन सूरज की सीधी किरणें कहां पड़ेंगी, कर्क रेखा पर पड़ेंगी। तो सॉरी 21 जून को, 21 मार्च को नहीं, 21 जून को। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। भाई क्लियर, यहां पर बात समझ में आ गई। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। बात यहां पर नहीं रुकती है। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, सूरज एक ही है, और सब पता है मकर रेखा को हाय बैरी कहां है, सौतन के पास। तो इस समय सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा छोटा जो दिन होगा वो मकर रेखा पर होगा।
और मतलब मकर रेखा कहाँ को रिप्रेजेंट कर रही है? सदर्न हेमिस्फीयर को, दक्षिणी गोलार्ध को। तो जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होने वाला है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? सर सबसे छोटा दिन 21 जून को ही होगा, क्योंकि इस समय तो मकर रेखा टेंशन में है। उसके बाद तो सूरज क्या, इससे ऊपर सूरज नहीं जाएगा, वापस फिर इधर ही आएगा। क्या होगा? वापस मकर रेखा से मिलकर फिर इधर ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर बात समझ में आ गई। जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो सबसे छोटा दिन कहां होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। भाई क्लियर बात? यहां तक बात समझ में आ गई? अगर किसी को डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मैं अगर कंटिन्यूअसली आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे दिल से पढ़ रहे हैं, तो लाइव आकर भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। जो जो डाउट्स हैं सारे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं। उसके बाद सूरज वापस कहां आएगा? सूरज वापस फिर यहां आएगा। कहां? 23 सितंबर को, 23 सितंबर को फिर यहां पर आएगा, बीचों बीच अपनी मां के पास। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात कैसे रहते हैं? सर बराबर रहते हैं। दिन और रात बराबर रहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। ठीक है, डे और नाइट की ड्यूरेशन इक्वल रहती है पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब आपने यार एक देश का नाम सुना होगा, नॉर्वे। इस देश का नाम सुना है? नॉर्वे। और आपने सुना होगा कि नॉर्वे को मिडनाइट सन कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडनाइट सन कंट्री। क्या बोलते हैं सर? मिडनाइट सन कंट्री, मध्य रात्रि में सूर्य का देश। वहां पर आधी रात में सूरज दिखाई देता है। अब एक बात बताओ, अगर किसी की पत्नी है तो वो उसका हाथ पकड़ के पार्टी में अच्छे से घुमाएगा, कोई रोकेगा उसको? कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन अगर यही कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जाएगा तो पूरे समाज से छुपकर मिलने जाएगा। क्या करके जाएगा? छुपकर मिलने जाएगा, क्योंकि अभी शादी हुई नहीं। तो क्या होता है, ये सूरज बाबू जो है ना, बड़े ही जालिम हैं। 21 जून के समय क्या करते हैं ये पता है? ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। किससे? आर्कटिक व्रत से। यहां पर पड़ता है, यहां पर सर यहां पर इसी जगह पाया गया था। यहां पर ये देश का नाम है नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। तो ये जो नॉर्वे कंट्री है, यहां पर सर मिडनाइट सन कंट्री होती है, मध्य रात्रि में दिखाई देता। आधी रात को ये सूरज भागकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास, गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। कहां? नॉर्वे में। और जो नॉर्वे है हमारा, वो कहां पड़ता? 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर्कटिक व्रत पर। मतलब नॉर्वे में मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देगा। और ये मध्य रात्रि में क्यों दिखाई देगा? अपनी बीवी को सुलाकर ये सूरज कहां पहुंच जाता है? नॉर्वे पहुंच जाता है। और वहां पर मिडनाइट सन कंट्री कहा जाता है नॉर्वे को। ये बात समझ में आई? याद आया? समझ में आ गई? क्लियर? तो ये जो सूरज है कहां दिखाई देगा सर? नॉर्वे में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी इस तरीके की ना होकर इस तरीके की, जिसकी वजह से यहां पर सूरज दिखाई देता है। ये हम सब समझ पाएंगे अच्छे से जब हम अर्थ का रोटेशन समझेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति और परिक्रमण गति समझेंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर इतनी बात क्लियर हो गई। ये बात अगर यहां पर क्लियर हो गई तो एक और चीज है जो अभी मैंने आपको समझाई थी। जैसे ये जो इक्वेटर हो गई 0 डिग्री, ये 23 वाली हो गई। इसको हम समझ लेते हैं, ये 23 वाली हो गई, 23.5 और ये वाली हो गई हमारी 66.5। अभी समझाना, सबके नाम आपको पता ही है। और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है ना। अब देखो, इन लाइन के बेसिस पर हमने अर्थ पर जो है हमने एरिया डिवाइड कर रखा है। जैसे हम इसको बोलेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब कर्क रेखा से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इंग्लिश में बोले तो टॉरिड जोन। कौन सा जोन? टॉरिड जोन। ठीक है, या ट्रॉपिकल जोन कह सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात अगर बात की जाए तो ये वाला जो 23.5 से 66.5 वाला एरिया होगा, 23.5 से 66.5 वाला एरिया होगा, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहां का जो मौसम, देखो यहां तक, इस क्षेत्र तक तो सूरज का पूरा अधिकार है। क्या है? इस क्षेत्र तक तो सूरज का भाई साहब पूरा अधिकार है।
वो घूम सकता है, यहाँ उसकी माँ है, यहाँ बीवियां। अब जो गर्लफ्रेंड होगी उसे आदमी सीधी नजरों से देख सकता है वाला कभी? अगर भाई आसपास, अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके क्लास में ही आपकी प्रेमिका हैं, तो आप कभी उसे ऐसे देख सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ जा रही हो, खाना खाया कि नहीं खाया? कभी ऐसा कर सकता नहीं ना। ऐसे ही देखोगे ना तिरछी नजरों से, ऐसे ऐसे घुमा के आंखें। ऐसे ही सूरज अपनी गर्लफ्रेंड्स को देखता है। यहां पर ये जीएफ देख रहे हो ना तुम, ये जीएफ गर्लफ्रेंड्स, यहां पर सूरज की तिरछी किरणें पड़ती हैं। कहां पड़ती है? तिरछी किरणें पड़ती हैं। और सूरज का तेज लाइट जहां पर पड़ेगी, जब सीधी आंखों से देखोगे तभी तो कहता ना घूर रहा है सूरज। और सूरज घूर कहां सकता है भाई? अपनी बीवियों की तरफ ही तो घूर सकता है। गर्लफ्रेंड को तो ऐसे देखेगा तो अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को सर ज्योग्राफिकल टर्म में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहां पर ना तो ज्यादा गर्मी होती और सर्दी भी कम होती है। ठीक है, तो ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। सर्दी ज्यादा हो जाती होगी जब यहां पर सूरज आ जाएगा, तो यहां पर सर्दी ज्यादा हो जाएगी, साइबेरिया वाला एरिया बन जाएगा ये। और सर इसी शीतोष्ण कटिबंधीय को या तो यहां पर लिख दूं, यहां पर लिख दूं, एक ही बात है, 23.5 से बीच में। इसको बोलते हैं सर हम इंग्लिश में टेम्परेट, टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं सर, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलेंगे इसको? फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मतलब शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय। ठीक है, मतलब 66.5 से लेकर नॉर्थ पोल तक और 66.5 से लेकर साउथ पोल तक, इस जोन को बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो समझ में आएगा भाई। उष्ण कटिबंधीय टॉरिड जोन कहां से कहां तक होगा? 23.5 से लेकर 23.5 तक। ठीक है, 66.5 से लेकर 23.5 तक कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय। इंग्लिश में बोलेंगे सर टेम्परेट जोन। इंग्लिश में 66.5 से लेकर नॉर्थ पोल और 66.5 से लेकर साउथ पोल तक कहलाया जाएगा शीत कटिबंधीय या फ्रिजिड जोन। इतनी बात क्लियर है? अब आपको एक सिंपल सी हम बात समझाते हैं कि एक लैटिट्यूड जो है ना, कुछ लैटिट्यूड्स को हम जानते हैं और उनको पहचानते हैं। अच्छे से इसे कॉपी पर नोट डाउन कर लेना भाई, और इसके नोट्स बना लेना। मैं बार बार कह रहा हूं, बचना नहीं चाहिए। इनके बेसिस पर जब आप वनस्पतियां पढ़ेंगे, जब आप किसी भी क्षेत्र की जलवायु पढ़ेंगे, किसी भी क्षेत्र की वायु पढ़ेंगे, या किसी भी क्षेत्र के पेड़ पौधे पढ़ेंगे, तो इन जोन्स के बेसिस पर ही आपको पता चलता है कि उस क्षेत्र में किस तरीके की वनस्पति होंगी, किस तरीके के पेड़ पौधे होंगे, कौन कौन से पेड़ पौधे वहां उगे होंगे। क्लियर? दूसरी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक हमारी जो अर्थ है, ये तो हो गया हमारा बीच में 0 डिग्री, यहीं पर समझ लेते हैं ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। और 0 डिग्री से 30 से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक, 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक, मतलब उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखें, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है इंग्लिश से कि बिल्कुल सीखनी नहीं है। थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमारे एग्जाम्स में काम आएंगी, क्योंकि आज के समय के जो जनरेशन है वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने पे तुली हुई है। और जब आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे और वो आपसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उन्हें बता नहीं पाएंगे क्योंकि आप तो हिंदी में ही जानते हैं, तो कैसा काम चलेगा? वो तो आपको बेवकूफ़ ही समझेंगे ना। आजकल की जनरेशन और पुरानी जनरेशन में केवल इतना ही अंतर है कि जो बच्चे हैं ना हमारे, एक मिनट, तो जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों से एक ही बात तो पूछी जाती, जो आजकल की जो जनरेशन है हमारी, वो जनरेशन क्या है हमारी? जनरेशन हमें यही तो कहती है कि हम जो लोग हैं वो अपने मम्मी पापा से यही कहेंगे, पापा आपको तो कुछ आता ही नहीं, पापा आप तो कुछ जानते ही नहीं। वो भी जानते थे अपने ज़माने के हिसाब से, ऐसे ही आप अपने ज़माने के हिसाब से जानते हैं, लेकिन जब आपके बच्चे होंगे आपको भी ऐसे ही कहेंगे, तो थोड़ा सा जान लीजिए कीजिए। अब 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक, इसको हम बोलते हैं अश्व अक्षांश। क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश, हॉर्स
लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। क्यों बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड? भाई पुराने जमाने में जो है घोड़ा बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। जो घोड़े हुआ करते थे, आपने सुना होगा ना, जब काबुल के घोड़े बहुत फेमस हैं। आपने सुना होगा जो आज के समय में छोले भटूरे होते हैं ना, जो छोले यूज किए जाते हैं, तो वो जो छोले हैं वो घोड़े का आपने सुना होगा। घोड़ा खाता क्या है? कहते हैं घोड़ा जो खाता है वो चना खाता है ना। तो जो काबुल के घोड़े थे वो काबुल के प्रसिद्ध घोड़े थे। अब काबुल के जो घोड़े थे वो खाते थे चना। क्या खाते थे? चना। और आज के समय में भी अगर आप दुकान पर जाएंगे, आप कहेंगे काबुली चना है, तो आपको वो छोले मिलेंगे जो आप अपने छोले भटूरों में खाते हैं। ठीक है, तो हम घोड़ों वाला खाना खा रहे हैं और उसको खा के बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वर्कआउट नहीं कर रहे। फिर हम कहते हैं एसिडिटी हो गई, छोले भटूरे खा लिए। अरे घोड़ा कितना दौड़ता है, घोड़ा कभी बैठता भी नहीं है। और जब आप वो छोले खाकर लेटे रहोगे, बैठे रहोगे, तो बेटा एसिडिटी तो होनी है। और यही समस्या हमारे यहाँ के लोगों की। वर्कआउट करोगे तो कैसे वाला घोड़ा घोड़ा जिस तरीके चने को पचाता है ऐसे आप भी पचा पाएंगे, लेकिन ऐसा हम करते नहीं। तो देखिएगा क्या है, पहले जमाने में जहाज की मदद से क्या होता था, सर जहाज की मदद से क्या करते थे, घोड़ों को लेकर आते थे। तो यहां पर जो है कई बार जो है हवाएं बहुत कम चलती हैं, हवाएं बहुत कम चलती हैं। तो इन हवाओं कम चलने की वजह से जो पहले की बोट थी उनमें मोटर तो हुआ नहीं करती थी, वो तो हवाओं की मदद से चलती थी। तो जो घोड़े लदे होते थे जहाज में, उन घोड़ों को उनके गले में रस्सी बांधकर उन्हें समुद्र में छोड़ दिया जाता था, क्योंकि घोड़ा जो है पानी में आसानी से तैर सकता है। जिसकी वजह से इन लैटिट्यूड्स का नाम अश्व अक्षांश रख दिया गया, हॉर्स लैटिट्यूड रख दिया गया। तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है। इसी के साथ 5 डिग्री, मैं यहां पर बच रहा है स्पेस? नहीं बच रहा है, देखो। इसी के साथ अगर मैं अगली बात करूं, यहां पर अश्व अक्षांश हो गया। अब मैं अगर अगली बात करूं तो ये वाला जो क्षेत्र है 5 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया, और 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। कई बार ये 10 भी हो सकता है और कई बार ये 5 रहेगा। देखो जब सूरज की सीधी किरणें पड़ेंगी इक्वेटर पर 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो तब ये 10 डिग्री तक फैल जाता है। लेकिन नॉर्मली 5 डिग्री, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं डोलड्रम सेल। क्या बोलते हैं? डोलड्रम सेल। ये डोलड्रम सेल ऐसा, ये सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है, यहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती है, यहां पर घने वन पाए जाते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ITCZ। ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कवरेजेंस इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन्स, मतलब अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर इस क्षेत्र में जो है ये हवाएं चलती हैं। जो हवाएं चलती हैं उनको हम विंड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम समझ सकते हैं कि 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक का जो क्षेत्र है वो ITCZ क्षेत्र कहलाता है। ओके, क्लियर? यहां पर बात समझ में आ गई। डोलड्रम सेल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, डोलड्रम पेटी हम इसको बोलते हैं, और यहां पर ITCZ जोन भी हम इसको बोलते हैं, ITCZ क्षेत्र भी हम इसको बोलते हैं। अगला देखते हैं सर, कर्क रेखा जो है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। देखो अगर हमसे पूछा जाए कि कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितनी कंट्रीज से पास होती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों की बात आ गई है, तो कॉन्टिनेंट की बात चल रही है ना, तो कॉन्टिनेंट की बात चल रही है। तो एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है और 17 देशों से होकर गुजरती है। कितनी? 17 कंट्रीज से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कर्क रेखा विश्व में कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 17 देशों से होकर गुजरती है। कितने महाद्वीपों या कितने कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है? तो सर 3 से गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन से कॉन्टिनेंट से होकर नहीं गुजरती है, और वहां पर आप
धोखा खा जाएंगे। क्लियर, पक्की बात है। अब अगर अगली बात की जाए तो यहां पर सर आ जाता है इक्वेटर। इक्वेटर 3 कॉन्टिनेंट से होकर, महाद्वीप से होकर गुजरती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, तो इक्वेटर 3 ओशन से भी ओशन क्रॉस करती है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी लाइन सर? इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हमने अभी पढ़ा था। दूसरी यहां पर चीज, यहां पर अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है हमारी मतलब मकर रेखा 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 10 कंट्रीज से पास होती है, 10 देशों से होकर गुजरती है। 10 देशों से होकर गुजरती है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। दूसरी बात, 3 ओशन से पास होती है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, मतलब प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो 3 महासागरों से होकर गुजरती है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है? क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, लास्ट है, फिर इसके बाद खत्म करते हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, जो जिससे तीनों रेखाएं पास होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा? तो ऐसा कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों मेन लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो इतनी बात अगर समझ में आई, क्लास अगर अच्छी लगी और आपने पूरी देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी लगी। उसके बाद वीडियो शेयर करनी है, शेयर करने के बाद हर एक बच्चे को बताना है कि इस तरीके से डिटेल में हम पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम्स में चीज़ें जो आती हैं उनको हम इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहां हम आपको देशांतर पढ़ाएंगे। अभी हमने लैटिट्यूड्स को अच्छे से पढ़ा, इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम अपना एग्जाम क्रैक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।